आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं सतपाल मलिक की, पुलवामा की और 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव की, जिसकी चर्चा शुरू हो गई है। अब जो भी इंतखाबात हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक का हो या उत्तर प्रदेश का बलदियाती निकाय चुनाव हो, उसको 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है और उसे एक बड़ा चैलेंज तस्वूर किया जा रहा है। और जिस तरह से पुलवामा के मामले को उठा दिया गया है, 2019 की याद आ गई, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पुलवामा को इशू बनाया गया था। पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए थे। और अब जब 2024 आने वाला है तो वो पुलवामा फिर सामने आ गया। जी हाँ, पुलवामा सामने आ गया है और इसको जो सामने लाया गया है वो जाहिर है कि 2024 के लिए ही लाया गया है। और जम्मू कश्मीर के पूर्व जो गवर्नर हैं, जो उस वक्त वहां मौजूद थे, उन्होंने इस मामले को उठा दिया है। अपोजिशन ने इस मामले को एक तरीके से लोक लिया है। ऐसे में क्या शक्ल सूरत होगी, इस पूरे उस पर बात करेंगे हम। बहुत ही मशहूर माहिर कानून, हालात पर नजर रखने वाले, हिंदुस्तान के नब्ज पर पूरी गिरफ्त रखने वाले जनाब ए रहमान साहब से। ए रहमान साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। और आप देख ही रहे हैं कि जो इस वक्त मुल्क का माहौल है चुनाव को लेकर के, बड़ा जो है वो संजीदा हो गया है। उसमें अपोजिशन पार्टी भी काफी, ऐसा लग रहा है कि संजीदा है। वो बात अलग है कि अभी कोई शक्ल सूरत नहीं बन पाई, लेकिन इसके बावजूद लग रहा है कि लड़ाई बहुत आसान नहीं होगी। सतपाल मलिक जो बीच में आए हैं बिल्कुल से अचानक, अपने एक इंटरव्यू के जरिए जो करण थापर को उन्होंने दबायर में दिया और पुलवामा के मामले को उठाया कि हमें चुप करा दिया गया। मतलब अगर देखा जाए तो बड़ा जबरदस्त इल्जाम मोदी सरकार पर और खुद मोदी पर और होम मिनिस्टर और जो सिक्योरिटी है हमारी इंटरनल, उसको लेकर के, तो जो कौमी सलामती के मुशीर, तो ये सब पूरा मामला जो है उसको सबसे पहले यही हम जानेंगे कि ये पुलवामा कितना, आप समझ रहे हैं कि सेंसिटिव है। मामला पुराना है, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो चुकी, सब कुछ हो चुका है, लेकिन आज जिस तरीके से वो उठा है, क्योंकि इसमें रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, या इस कबील के अभिषाक शर्मा हो, या इस कबील के और जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस मामले को उठा रहे हैं और लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए ये बहुत हिम्मत और मैं कहूँगा कि एक किरदार का सबूत दिया है सतपाल मलिक ने। ये मामला उन्होंने उठाया नहीं है। उठाने से मुराद ये होती है कि कोई ऐसी चीज जिसको लोग भूल चुके हों या जिसका रिकॉर्ड भी हज़्फ किया जा चुका हो, जी, उसको निकाल के झाड़ पोंछ के सामने फिर लाया सामने जाए तो लाए, कहते हैं कि भाई वो मामला फिर फिर उठाया उठाया गया। गया है। जी, जी। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इतना शर्मनाक वाकया था। हम्म। पुलवामा का जो वाकया था हम्म। ये शर्मनाक था, हम्म। हुकूमत के लिए, मरकजी हुकूमत के लिए भी, हम्म। स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, हम्म। हमारी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज जी। जो हमारे यहाँ अब न सिर्फ दहशतगर्दी की वजह से बल्कि पाकिस्तान की आईएसआई की जो हिंदुस्तान मुखालिफ तमाम कार्रवाइयां हैं, बिल्कुल। उनके नुक्ता नज़र से भी बहुत शर्मनाक था, बहुत अहम था। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए अहम इसलिए था कि इतना बड़ा वाकया हो गया, हम्म। लेकिन अब तक उसके बारे में कतई खामोशी है। हम्म। उसके बारे में किसी तरह की रिपोर्ट भी पब्लिक के सामने नहीं लाई गई। हम्म। पब्लिक को या जर्नलिस्ट को, सहाफ़ी बिरादरी को, किसी को नहीं पता हम्म। कि उसमें क्या हुआ हम्म। और क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। ऐसे किसी भी मामले में हुकूमत के जो फराइज होते हैं वो क्या होते हैं, यानी उस मामले पर पूरे तरीके से पर्दा डालने की और पर्दा डाले रखने की कोशिश हुकूमत की तरफ से की गई है। ये बात अब ढकी छुपी नहीं है। और क्योंकि उसके बाद किसी भी तरह का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, इस वजह से वो मामला उतना ही जिंदा है जितना उस वक्त था जब वो हादसा पेश आया। अब सतपाल मलिक साहब का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा है, क्योंकि वो उस वक्त वहां गवर्नर थे, कि जब ये सब कुछ हुआ तो मुझसे खामोश रहने के लिए कहा गया, क्योंकि जाहिर है उन्होंने उस वक्त भी कुछ निकात ऐसे उठाए थे। जिस तरीके से वो हादसा पेश आया, जिस तरीके से वो हुआ सब कुछ, वो
इतना अजीबोगरीब था। नहीं, उसमें जो रहमान साहब ये कहा कि क्योंकि 4 महीने से मुसलसल जो सीआरपीएफ के लोग थे वो कह रहे थे कि हमें एयरलिफ्ट किया जाए, जी हमें जमीनी रास्ते से न ले जाया जाए, और ये पूरी रिपोर्ट दैनिक जी भास्कर की है, रवीश कुमार ने पूरा उसको पेश किया है। इसके बावजूद उन्हें भेजा गया, और एक वीडियो भी सतपाल मलिक ने जारी कर दिया है कि जिस गाड़ी पर उनको ले जाया जा रहा था वो बिल्कुल एक टीन का डब्बा थी, यानी इतना सेंसिटिव। और वो वहां बैठे फौजी ये कह रहे हैं कि साहब मेरी जान को तो आफत कर दी और मैं तो हम लोग तो मारे जाएंगे, मतलब ऐसा भी वीडियो आ गया है। तो मतलब कितना बड़ा ये चीज। देखिए, ऐसा है कि सिर्फ यही नहीं, इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात और एक बहुत उलझन में डालने वाली बात, और जो इस तरह के सवाल उठाती है जिनका कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं है, वो ये भी है कि इंटेलिजेंस की इनपुट थी, यानी ये बात इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम थी कि कोई ना कुछ ना कुछ उनके खिलाफ होने वाला है, इस तरह का हादसा पेश आने वाला है। उसके बावजूद उनको एयरलिफ्ट नहीं किया गया, उनकी उनकी दरख्वास्त के बावजूद, उनके कहने के बावजूद, ये बात सामने लाई जाने के बावजूद कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनको एयरलिफ्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? वसाइल की कोई कमी नहीं थी, ना है, ना उस वक्त थी, ना हो सकती थी, बल्कि किसी ने ये भी नहीं कहा कि उनको एयरलिफ्ट करने की कोई प्लानिंग थी या इरादा या नियत थी, ये भी कोई नहीं कह रहा। तो ऐसा क्यों नहीं था? इसमें तो कोई शुबा नहीं कि ये पूरा मामला बहुत ही शर्मनाक भी है और बहुत पेचीदा है। किसी के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। नहीं, अभी तक जवाब दिया भी नहीं किसी ने। और ये भी कहा जो सतपाल मलिक हैं कि जब ये पूरा वाकया आया तो हमने फोन किया पीएम को, फोन किया गृह मंत्री को किया, और जो सुरक्षा सलाहकार हैं उनको किया, लेकिन सब ने हमें चुप करा दिया। और यहां तक कह दिया था आपकी चुप रहिए, तो इलेक्शन में इसका हमें बड़ा फायदा होगा। मतलब ये क्या चक्कर है भाई? देखिए, ये बात बताते खुद कि उनको खामोश रहने के लिए कहा गया, ये बात बताते खुद बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा हादसा पेश आया, इतने सारे 40-45 जवानों की जिंदगी चली गई और एक दहशत गर्दाना हमले में चली गई, और आप उस दहशत गर्दाना हमले की ना तो कोई छानबीन करते हैं, ना उसके बारे में बताते हैं। खामोश रहने को इसलिए कहा गया कि आपकी अपनी कमजोरियां और ये तमाम चीजें सामने आएंगी, जो फिर सामने आई कि उनके कहने के बावजूद एयरलिफ्ट नहीं किया गया वगैरह वगैरह। सतपाल मलिक ने तो यहां तक कहा है कि उनको 300 करोड़ की रिश्वत पेश की गई और उसकी इत्तला उन्होंने फौरन वजीर आजम को दी, लेकिन उसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ, ना उसके बारे में कोई छानबीन की गई, ना किसी भी किस्म की इंक्वायरी की गई। तो ये सारी चीजें बताते खुद इस कदर पेचीदा हैं, हजारों सवाल खड़े होते हैं। और अब जब सतपाल मलिक ने सब चीज की है तो अब सीबीआई जो है उनके घर पहुंची, जी हाँ जी हाँ। ये 60 करोड़ का कोई मामला है या 300 करोड़ का ये जो पूरा मामला है, ये सब पूरा जो है क्या ये मतलब क्या लग रहा है कि सरकार क्या इसमें कहीं कुछ फंस रही है या है क्या चक्कर? क्योंकि अगर सतपाल मलिक के खिलाफ देखिए कुछ होगा या कोई कार्रवाई होगी तो इसमें क्या लग रहा है कि सरकार की किरकिरी नहीं होगी। भाई देखिए, जहां तक सीबीआई के उनके घर जाने का ताल्लुक है, या आपने कहा कि क्या इसमें हुकूमत का कुछ है, तो जाहिर है कि जो जब वो वाकया पेश हुआ, हादसा पेश आया और उसने ये सारे सवालात जो खड़े किए हैं, तो ये तो हुकूमत को, मरकजी हुकूमत को कटहरे में खड़ा करने के लिए यही काफी है। किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया। और अब जाहिर है कि सतपाल मलिक के घर सीबीआई का जाना एक तरह से एक धमकी है कि भाई कल तुम्हारे साथ कुछ भी किया जा सकता है वगैरह वगैरह। इस तरह से नहीं। सिक्योरिटी ले ली, एक पूर्व गवर्नर है और जी, साबिक गवर्नरों के घर सीबीआई या दूसरी कोई तफ्तीशी एजेंसी इस तरह से नहीं जाया करती। ये सब बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ हुकूमत की नीयत के बारे में बता रहा है। हुकूमत जिस खतरे में है इस वक्त, उन पर जिस खतरे के बादल मंडला रहे हैं, उनके बारे में उसका ये सबूत है। वरना, और ये बहुत ही घटिया बात है, मैं कहूँगा ये बहुत घटिया बात है कि जिस किस्म का भी डिसेंट या कोई मुखालिफत या कोई एहतजाज किसी भी तरफ से हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत की किसी पॉलिसी के खिलाफ हो, तो उसको दबाने के, जो राहुल गांधी ने कहा भी है कि उसको दबाने के लिए या उसको सप्रेस करने के लिए तफ्तीशी एजेंसियों की धमकी दी जाए।
ऐसा ही है जैसे आपने दो चार खतरनाक कुत्ते पाल रखे हों और किसी भी पड़ोसी पर आप वो छोड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हो, जो भी आपके खिलाफ कुछ कहे या आपसे कुछ शिकायत करने के लिए आए, आप ये कहें कि मैं अपना खतरनाक कुत्ता तुम पे छोड़ दूंगा। तो ये सारी बात अवाम समझ रहा है, अवाम की समझ में आ रही है ये सारी बात कि ये क्या है। और इसके बावजूद जो एहतजाज होता है, यानी इन चीजों के खिलाफ भी जो एहतजाज होता है उसको भी दबाने की कोशिश की जाती है। नहीं तो रहमान साहब, क्या नहीं लग रहा है कि 2024 से पहले पुलवामा का उठना और इतने बड़े पैमाने पर और अचानक इनका आ जाना, सतपाल मलिक का, क्योंकि देखिए अगर कोई आम आदमी बात कहता है या कोई पॉलिटिकल आदमी कहता है तो शायद अब ये बात अलग है कि सतपाल मलिक एक पॉलिटिकल चेहरा भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि अभी राजस्थान में जाके जिस किस्म का बयान जी दिया कि अगर वसुंधरा राजे को चेहरा बनाया जाए तो जाहिर है कि बीजेपी जीत सकती है, ये पॉलिटिकल बयान था। जी और उन्होंने तंजिया ये बात कही थी। फिर वो अभी जो महिला बैठी है, महिला पहलवान, जंतर मंतर पर वहां फिर पहुंचे, फिर किसानों के मामले के, नौजवानों का मामला हो, ये सब पूरा तो एक पॉलिटिकल चेहरा भी वो बनते जा रहे हैं। और अभी तो उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से बात भी की जी कि अगर तमाम अपोजिशन पार्टियां एक बात तो ये समझ लें कि अगर 24 में ये जीत गए तो फिर आप लोग नहीं रहोगे, खत्म हो जाओगे, तो ये ना आने पाए वरना तुम नहीं रह पाओगे। और उसका एक फार्मूला दिया है, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि वो फार्मूला कितना कारगर होगा और ये जो चेहरा निकल के आया है इसको आप कैसे देखते हैं। फार्मूला ये दिया कि एक के सामने एक जो है जी वो अपोजिशन पार्टियां तय कर ले कैंडिडेट, कैसे देखते हैं आप? ये अगर ऐसा हो गया हम्म, तो मैं समझता हूं कि बहुत करारी शिकस्त बीजेपी को नसीब होगी, क्योंकि जिस जो वोटों का तनासुब है, आप दोनों पिछले दोनों इलेक्शन जो बीजेपी ने जीते उनमें अगर आप वोटों का तनासुब देखें तो पिछले इलेक्शन में वो बढ़कर सिर्फ 37 या 38% हो गया था। तो अगर उसको आप 40 भी तस्लीम कर लें तो 60% वोट जो बीजेपी के खिलाफ है, अगर वो मुत्तहिद हो जाए तो बीजेपी कहाँ जाएगी ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना इस पर सोचने की जरूरत है। वो तो अगर मैंने शम्स है, बिल्कुल सामने की बात है कि अगर 60% वोट उनके खिलाफ पड़ा तो वो क्या होगा। और लेकिन उनकी जो फतेह और पहले भी हुई और आगे अगर मुमकिन है तो वो इसी वजह से, उसका सबब यही होगा कि अपोजिशन का वोट मुंतशिर है। और जैसा कि रहा पिछले दो इलेक्शन में, और वही मुंतशिर वोट अगर मुत्तहिद हो जाए तो आदाद और शुमार खुद बताते हैं कि ये क्या होने वाला है। अब जहां तक उनके सियासी चेहरे की बात है तो मैं ये समझता हूं कि अवाम अब तक जिस तरीके से बेजार हो चुके हैं हुकूमत से और हुकूमत की पॉलिसीज से, और आप ये भी देख रहे हैं कि इनके पास मोदी के अलावा प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस यानी वजीर आजम के लिए कोई चेहरा दूसरा मौजूद नहीं है, पता ही नहीं है। हमें तो लग रहा है सीएम तक के लिए नहीं, सीएम क्योंकि तक हर के लिए जगह नहीं है। स्टेट में मोदी ही चल बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बदकिस्मती यह है कि अपोजिशन पार्टीज के पास भी नहीं है, कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है कि जिसको आप कहा जा अपोजिशन का प्राइम वजीर आजम का चेहरा कहा जा सके। किसी ने ऐसा मशवरा तक नहीं दिया अभी। लेकिन जिस तरीके से सतपाल मलिक का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा है, सामने आ रहा है, और उनकी बातें और जो हमदर्दाना रवैया उनका अवाम के लिए, जमहूरियत के और लिए बेबाकी और बेबाकी जमहूरी अकदार के लिए, तो तमाम बातें, और इस हुकूमत के खिलाफ जबकि वो इसी हुकूमत के गवर्नर थे, ये तमाम चीजें देखते हुए उनके लिए एक लहर बन सकती है, पैदा हो सकती है। और उनका जो सियासी माजी है, जो सियासी तजुर्बा है, उनकी जो उम्र है, उनकी जो तालीमी हैसियत है, तालीमी काबिलियत है, ये सारी चीजें देखते हुए मैं समझता हूं कि उस पर कोई भी संजीदा किस्म का एतराज नहीं उठाया जा सकता अगर उनको वजीर आजम के चेहरे के तौर पर अगले इलेक्शन में पेश किया जाए। और साथ साथ ये बात भी है कि जो मंत्र या जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है एक के मुकाबले एक का, उसी पर अगर अमल कर लें अपोजिशन पार्टियां, तो मैं नहीं समझता कि कोई इम्कान रह जाएगा अगले 2024 के इलेक्शन में बीजेपी के जीतने का। मतलब जो ये कहा जा रहा है अभी तक कि 24 भी मोदी जीत जाएंगे, लेकिन अगर ये फार्मूला इख्तियार किया गया हाँ, तो तो फिर मुमकिन नहीं है। वो मामला जो है ये तो बन जाएगा।
आधा तो शुमार खुद बताते हैं। और बीजेपी के खिलाफ सिर्फ पुलवामा ही नहीं बल्कि और बहुत सारी इकोनॉमिक ऑफेंसेस वगैरह की इतनी सारी चीजें जमा हो चुकी हैं। इनकी जो पॉलिसीज थी, जो वादे थे, उनकी नाकामियां, और अडानी वगैरह के साथ उनके ताल्लुकात, फिर अडानी के जरिए किए गए बहुत सारे ऐसे घपले घोटाले घोटाले, इतने बड़े बड़े घोटाले हैं। जो लेटेस्ट है जिसमें अरबों खरबों का नुकसान हुआ, और वो नुकसान अवाम का हुआ। अगर आप उसका तजिया करें तो वो अडानी की कंपनी का नुकसान नहीं है। अडानी की कंपनी का कोई नुकसान होता है तो उसको 10 बैंक आगे बढ़कर या रिजर्व बैंक उसको उसकी तलाफी कर देता है। अगर उसका 1 लाख का नुकसान हुआ तो 10 लाख उसको कर्ज दे दिया जाता है और कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं, अच्छा फिर ये कि ये मत भूलिए कि खुद बीजेपी के अंदर अब एक मोदी मुखालिफ खेमा, चाहे उसका कोई एतराफ ना करे, लेकिन एक मोदी मुखालिफ खेमा मौजूद है और उस मुखालफत में इजाफा होता चला जा रहा है। यानी बहुत आसान 2024 नहीं रह गया। नहीं रह गया। केजरीवाल ने जितना मीडिया ने चढ़ाया था 2014 में, मोदी मोदी मोदी, केजरीवाल ने एक डिग्री को लेकर के कि चौथी पास और जाहिल और पता नहीं क्या क्या आपने देखा होगा, तो डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। तो कुल मिला करके ये कि वो चेहरा भी नहीं रह गया, नहीं रह गया 14 में मजबूत था। और जिस ऑरा की बात की जाती थी कि मोदी का डायनामिज्म और उसका जो ऑरा है और वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब जो बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज, 15 लाख हर बैंक अकाउंट में आने से लेकर और नौजवानों को 4 करोड़ रोजगार और फलां, उन सब की हकीकत अब पूरी तरह खुल चुकी है अवाम पर। तो अवाम में भी जो बहुत ही डाई हार्ड किस्म के, जो कट्टर आरएसएस के लोग या कट्टर बीजेपी के सपोर्टर हैं, उनको अगर आप छोड़ दें तो अवाम पूरी तरह बदनाम हो चुका है हुकूमत से। बस एक कि इनके पास जो हरबा है, जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति, उसको लेकर के इनको लग रहा है कि शायद हम, क्योंकि अयोध्या में बताया जा रहा है कि भव्य राम मंदिर बन रहा है, फिर काशी को ये दिखाते हैं, मथुरा का भी मामला है और इस तरीके का और तमाम चीजें। तो ये एक चीज इनके पास है क्या? ये नहीं, ये हिंदुत्व के मामले पर भी एक बात याद रखिए कि जो बहुत ही कट्टर किस्म के हिंदू थे, और यहाँ हिंदू से मुराद मजहबी कट्टर हिंदू नहीं है, क्योंकि ये बात भी अब रोज रोशन की तरह आया हो चुकी है अवाम पर कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। और बहुत से ऐसे बयानात भी आ चुके हैं, खुद मोहन भागवत जी ने कई बार ये कहा है कि हमारी जो पॉलिसी है या हिंदुत्व जो है उसको धर्म के आधार पर नहीं परखना चाहिए। और खुद सावरकर जो लिख गए हैं, अगर आप वो पढ़ें, गुरु गोलवालकर जो लिख गए हैं वो पढ़ें, तो उन्होंने, सावरकर ने तो खुलकर कहा था कि हिंदुत्व हिंदुइज्म नहीं है। एक बात ये लिखा हुआ है सावरकर ने, हिंदुत्व का किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सावरकर ने लिखा हुआ है। हिंदू होने का मतलब जो सावरकर के मुताबिक, यानी हु इज ए हिंदू, वो जो किताब सबसे मशहूर किताब है जिस पर मबनी है हिंदुत्व आपका, उसमें सावरकर ने साफ लिखा है। गाय के बारे में क्या ख्यालात थे सावरकर के, अब ये चीजों अवाम तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि अवाम को ज्यादा उन हिंदू अवाम को जो हिंदुत्व पर बहुत बड़ा तकिया करते हैं और हिंदुत्व को हिंदू के मुस्तकबिल की या इस मुल्क के मुस्तकबिल की एक बहुत बड़ी चीज समझते हैं, उनको इन बातों का इल्म नहीं है। वो हिंदुत्व को हिंदू धर्म की या धर्म की कहिए तराजू में ही तोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर के 2024 में कोई इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, और बिल्कुल नहीं। सतपाल मलिक जो है वो एक चेहरा बन सकते हैं और हालात बदल सकते हैं। और ये बात भी याद रखिए, जहां हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और आपने राम मंदिर की बात की, कि अब उन्हीं लोगों में जिन्होंने बाबरी मस्जिद वाले मामले पर खुशियां मनाई थी, उसके डिमोलिशन से लेकर और बाबरी मस्जिद का मुकदमा हिंदुओं के हक में फैसल हो जाने तक, उन तमाम यानी अवामी सतह के जो वो लोग थे, उनको भी इस बात का एहसास हो चुका है कि भाई जिंदगी के लिए ये मस्जिद मंदिर का जो तनाजा है ये जरर रसा है, नुकसानदेह है, ये फायदेमंद नहीं है, ना हिंदुओं के लिए, ना मुसलमानों के लिए और ना मुल्क के लिए। तो 24 में ये भी बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है। तो ये कार्ड अब नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब आपका। तो मैं बात कर रहा था जनाब रहमान साहब से, माहिर कानून, और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक एक चीज पर रोशनी डाली, चाहे वो पुलवामा का मामला हो या सतपाल की सियासत हो या 2024 की तैयारी हो या अपोजिशन की पॉलिसियां हो।
हर चीज पर उन्होंने बड़ी बारीकी से नजर डाली है। बहरहाल हम फिर बात करेंगे, क्योंकि 24 तो अभी बहरहाल वक्त है, उससे पहले और बात करेंगे कि कितनी तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता सियासत में आ रही हैं, और ये भी देखना होगा कि क्या वाकई सतपाल मलिक पीएम चेहरा बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।